वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकंड क्या होता है इसका रिलेशन देखा था। ठीक है, आज हम उस रिलेशन के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। याद है हमारा रिलेशन क्या था? हमने डेरिवेशन किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकंड का। देखो ये हमारा रिलेशन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकंड इज यू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकंड इज यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1। एंड इफ इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो रहेगी, यू अगर जीरो होता है, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एच सेकंड, यू जीरो हो गया तो हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1। ठीक है, सो देखो u प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1। सो इन केस ऑफ फ्री फॉल, हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सो ये रिलेशन हो जाएगा हमारा एस एन एथ इक्वल टू, फ्री फॉल के केस में हम u को जीरो लेते हैं एंड एक्सीलरेशन विल बी g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टिपिकली ये वैल्यू रहेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा हाफ ऑफ g इंटू 2n-1। सो इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। इट विल बी हाफ ऑफ g इंटू 2 into 1 minus 1, that is 2 minus 1 is 1. Distance traveled in second will be half of g into 2 into 2, that is 4 minus 1, that is 3. Distance traveled in third second will be half of g into 3 2 जा 6 minus 1 5. सो अगर आपको ध्यान में आएगा, सो इसके आगे का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, ये आ जाएगा हाफ ऑफ जी 2 इंटू 4 -1। 2 इंटू 4 8, 8 -1 7। एंड एक्चुअली इस डिस्टेंस को निकालना होगा तो हाफ ऑफ जी इज 5। दिस इज 5 1 जा 5, दिस इज 5 3 जा 15, दिस इज 5 5 जा 25, दिस इज 5 7 जा 35। सो अगर आपको कोई पूछता है डिस्टेंस, रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड सो ऑन, तो आप ये आराम से रेशो बता सकते हो। रेशो के वक्त ये कॉमन मल्टीप्लायर हाफ ऑफ जी चला जाएगा, रेशो रहेगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, और ऐसा अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये रेशो आ गया 1:3:5:7 एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी। और यहाँ पर कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा 5। सो ये रेशो एंड एक्चुअल डिस्टेंसेस, इसको हाफ जी दैट इज 5 से मल्टीप्लाई करते हुए आपको मिल जाएगा। अब हम g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, दैट्स वाई हाफ ऑफ g की वैल्यू 5 आएगी। अगर g की वैल्यू 9.8 लेते हो तो हाफ ऑफ g 4.9 आएगा। ठीक है, अब दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। ठीक है, ये सभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड है। सिर्फ ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, ये चौथा सेकंड है, इस प्रकार से है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फ्री फॉल है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है।
सो हर एक सेकंड जो बाद का है तब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और उसके आगे वेलोसिटी बढ़ने वाली है, एंड दैट्स व्हाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी मोर। सिमिलरली हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का भी रिलेशन लिख सकते हैं। देखो वो रिलेशन क्या आएगा, हमें पता है हमारा रिलेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर इन फ्री फॉल जनरली यू जीरो रहेगा अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। तो ये रिलेशन बन जाएगा एस इक्वल टू हाफ ऑफ जी इंटू टी का स्क्वायर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पहला सेकंड विल बी हाफ ऑफ जी इंटू 1 का स्क्वायर 1। Distance traveled in 2 seconds will be half of g into 2 का square that is 4. Distance traveled in third 3 सेकंड, पहला दूसरा और तीसरा ये 3 सेकंड मिलाकर will be half of g into 3 का square that is 9. Excuse me. Distance traveled in 4 seconds will be half of g into 4 का square which is 16. So अगर आपको कोई पूछता है the ratio of distance traveled in 1 second is to 2 second is to 3 second is to 4 second 5 second एंड सो ऑन, तो आप आसानी से बता सकते हो। हाफ ऑफ जी कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा तो रेशो आएगा 1:4:9:16:25 नेक्स्ट आपको पता है ये 6 का स्क्वायर रहेगा 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप कहोगे सर हमने जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड किया था तो S2 माइनस S1 किया था, तो देखो यहाँ पे भी आप S2 माइनस S1 करते हो तो हमारे जो रिलेशन आए थे वही रिलेशन आने वाले हैं। कॉमन मल्टीप्लायर तो वही रहेगा, तो हाफ जी 4-1, पहले सेकंड में तो 1 आएगा, दूसरे सेकंड में 4-1 विल बी 3, तीसरे सेकंड में 9-4 विल बी 5, चौथे सेकंड में 16-9 विल बी 7, उसके आगे 25-9 विल बी 9। क्या यही रेशो आया था क्या 1:3:5:7? देखो ये रेशो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, सिर्फ वो 1 सेकंड कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये जो रेशो दिख रहे हो आप, ये रेशो है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 3 सेकंड में कितना किया, इनका रेशो। कॉमन मल्टीप्लायर दोनों केस में हाफ जी है, सो इसे हाफ जी दैट इज 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा। ये सिर्फ रेशो है। बहुत क्वेश्चन आप सिंपली इस रेशो से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार इफ इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ विथ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, तो हमारे पास एक कार है जो टोटल डिस्टेंस में से, अगर टोटल डिस्टेंस एस है तो इसमें से आधा डिस्टेंस विच इज S/2 ये कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड रिमेनिंग आधा जो है अगेन S/2 सॉरी अगेन S/2 इट इज कवर विथ द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सो आपको कहा है एवरेज स्पीड निकाल लो। अब देखो सर क्या सवाल है ये, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, हमें लग सकता है
इसकी एवरेज आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, देखते हैं। वैसे हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हमारे एवरेज स्पीड का रिलेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और मुझे और एक रिलेशन पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो क्या मैं टाइम को स्पीड विच इज v इंटू v बाय डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस बाय v, टाइम इधर चला जाएगा, v नीचे आएगा, डिस्टेंस अपॉन v ऐसा लिख सकता हूँ। सो मेरा पहले ड्यूरेशन का टाइम अगर t1 है और दूसरा टाइम t2 है, तो क्या मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, t1 एंड t2 की? ये वैल्यू आ जाएगी t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया है, s/2, स्पीड कितनी है 40, t2 रहेगा डिस्टेंस कवर किया है s2 एंड स्पीड है 60। सो अगर इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखो, टोटल डिस्टेंस विल बी s/2 प्लस s/2, डायरेक्टली आप s भी लिख सकते हो। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। ठीक है, सो s/2 प्लस s/2 इज s, t1 दिस इज s/80, t2 s/120। ठीक है, अगर s को कॉमन निकालते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा, देखो, s अपॉन s ब्रैकेट के अंदर रहेंगे 80 प्लस 120, इसका एलसीएम आएगा 240, दिस इज 3 प्लस 2, एस एस कैंसल। सो ये रिलेशन हो जाएगा 240 ऊपर चले गए, 5 नीचे, 5 4 जा 20, 40 बच के 5 8 जा। सो एक्चुअली ये आंसर आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। सर ऐसा क्यों हुआ? एक 40 है, एक 60 है, ये 50 किलोमीटर पर आवर ये वैल्यू आनी चाहिए थी। सो देखो, 50 किलोमीटर जो आपको वैल्यू लग रही है वो कैसे आई है? आप आपको लग रहा है वी एवरेज इक्वल टू 40 प्लस 60 अपॉन 2, ये आनी चाहिए थी 50। ठीक है, बट इस केस में हमारी वैल्यू 50 नहीं आएगी। क्यों? तो एवरेज स्पीड की ये कंडीशन कब वैलिड है? व्हेन योर मोशन इज यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड। ठीक है, व्हेन योर मोशन इज यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड। अभी क्या हो रहा है, तो देखो ये ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। ये मेरा अगर कोई टाइम है, शुरुआत में कुछ समय के लिए, आधे डिस्टेंस के लिए कितना समय लगा पता नहीं, पर कुछ तो समय लगा होगा। स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। आपकी स्पीड थी 40, और फिर आपकी स्पीड अचानक से 40 से 60 हो गई, और फिर 60 कांस्टेंट है। ठीक है, सो क्या यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है क्या? नहीं सर, यहाँ पर वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही है। सो क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है क्या? नहीं सर, शुरुआत में जब स्पीड कांस्टेंट थी तो ये यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्ट है, फिर स्पीड अचानक से चेंज हो गई, ये भी यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्ट है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के केस में क्या रहेगा? देयर विल बी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी
कंटिन्यूअसली इस प्रकार से बढ़ेगी। अब ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस है। ये है हमारी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। वेलोसिटी इस प्रकार से भी बढ़ सकती है कंटिन्यूअस। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा कम होने वाला भी ग्राफ अपन निकाल सकते हैं। सो अभी की जो हमारी कंडीशन थी वो इस प्रकार से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की कंडीशन नहीं थी, इसलिए हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में जो इक्वेशन यूज करते हैं u+v/2, ये यूज नहीं कर सकते थे। सर अगर ऐसा हो गया तो हमें तो ये ग्राफ समझना, ग्राफ के बारे में जानना ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अभी देखो कुछ ग्राफ हम समझ लेते हैं। ग्राफ समझने के लिए हमें पहले इक्वेशन को जानना जरूरी है। देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, हमारे पास का एक इक्वेशन है v=u+at। दूसरा इक्वेशन है s=ut+12at²। और एक रिलेशन है v²=u²+2as। ठीक है, अभी अपन पहले दो इक्वेशन पर फोकस करते हैं। अगर हम पहले दो इक्वेशन पर फोकस करते हैं तो देखो ये v क्या टाइम पर डिपेंडेंट है? हाँ सर बिल्कुल ये टाइम पर डिपेंडेंट है। और टाइम पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है? अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और u तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी चेंज नहीं होने वाली है। सो ये टाइम पर डिपेंडेंट है एंड टाइम की डिग्री है, मतलब टाइम की पावर है 1। वाइल यहां पर ut+12at²। सो यहाँ पर टाइम की डिग्री है 2। सो पावर ऑफ t इज, सो ऐसे इक्वेशन को आप सेकंड ऑर्डर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। इसकी पावर 1 होती है, इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर आप पहले इक्वेशन का मतलब v एंड t का ग्राफ निकालने जाओगे, कौन सी कंडीशन, कौन सी इक्वेशन देख रहे हैं हम? a कांस्टेंट वाले। ठीक है, a कांस्टेंट वाले। सो अगर हम vt का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो टाइम के साथ ये लीनियरली वेरी होगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन निगेटिव है तो ये वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और वही ये दूसरा ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन स्क्वायर के टर्मिनोलॉजी में बढ़ेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो सिर्फ एक नंबर एंड उसके स्क्वायर इनका ग्राफ प्लॉट करके देखो, आपको इस प्रकार से कर्व और बढ़ते हुए ग्राफ दिखाई देगा। लीनियर ग्राफ 2x 3x 4x, जहां पर ये पावर 1 रहेगी, ऐसे ग्राफ प्लॉट करके देखो ये लीनियर आएगी। ठीक है, सो दीज आर ग्राफ्स फॉर uniformly accelerated motion with a non-zero positive। ठीक है, अब ऐसे ही
ए अगर निगेटिव रहा तो ग्राफ कैसे आएंगे देख लेते हैं। अगर ए निगेटिव रहा सो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली आपकी स्पीड कम होने वाली है। ए निगेटिव है, एसिलरेशन की वैल्यू निगेटिव है, मतलब गाड़ी की स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है। इस प्रकार से एसिलरेशन रहेगा। एसिलरेशन निगेटिव है, स्पीड कम हो रही है। ठीक है, निगेटिव एसिलरेशन में स्पीड कम होती है, एसिलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। डिस्टेंस का क्या होगा? स्पीड कम हो रही है पर डिस्टेंस तो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हाँ, टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो वैल्यू कम रहेगी, वो डिस्टेंस कम रहेगा पर ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ये ग्राफ कुछ तो ऐसा आएगा कि अब ज्यादा, थोड़े से डिस्टेंस के लिए ज्यादा समय लग रहा है, या गिवन समय में कम डिस्टेंस कवर हो रहा है क्योंकि स्पीड कम हो रही है। पहले स्पीड बढ़ रही थी तो उतने ही अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा था जैसे जैसे स्पीड बढ़ी। अब जैसे जैसे स्पीड कम हुई, क्यों? एसिलरेशन निगेटिव है, सो ये भी है यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। सिर्फ यहां पर हमारा एसिलरेशन ये नॉन जीरो निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है, इसके कारण स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है तो अब उतने ही अमाउंट ऑफ टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस कम रहेगा। सही है। अगर एसिलरेशन जीरो रहा तो क्या होगा? अगर एसिलरेशन जीरो रहा तो देखो ग्राफ निकालते हैं। इन केस ऑफ एक्सीलरेशन इज जीरो, ठीक है, एक्सीलरेशन जीरो रहा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा वीटी वाला ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इस प्रकार से आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का या डिस्टेंस एंड टाइम का, इट्स बेटर टू कंसिडर दिस एज एक्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है? इट इज चेंज इन पोजीशन होती है। सो हम इसे एस कर एक्स कर देते हैं, उसकी पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। ये तो हम पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं ना, पार्टिकल हमारा या बॉडी हमारी कहाँ पर है। सो यहाँ पर भी एक्स टी लिखना पड़ेगा। अब ये ग्राफ लीनियर रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। सो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार से हर एक सेकंड में 5, 5 से उसकी स्पीड चेंज होते जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो इस प्रकार से जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे, जीरो रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, आप ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। अब और दो ग्राफ समझ लेते हैं जिनकी अभी कभी कभी जरूरत पड़ती है। सो देखो, एक ग्राफ इस प्रकार से है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, एंड ये ग्राफ इस प्रकार से है। ये आपकी u की वैल्यू रहेगी, ये v की वैल्यू रहेगी। सो देखो, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन निगेटिव डायरेक्शन। और वेलोसिटी तो बढ़ रही है
पर सिर्फ निगेटिव वैल्यू में बढ़ रही है। पहले -2 थी, अब -5 होगी। सो इसका मतलब इसका एसिलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। सो एसिलरेशन की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी। ठीक है। मोशन इन निगेटिव डायरेक्शन कैसे पता चला? वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या? हमने देखा है, ये अगर हमारी नंबर लाइन है, सो ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव रहता है, ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव रहता है। सो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में अब ये गिवन समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, एसिलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। सो बोथ आर निगेटिव। ठीक है। और एक ऐसा ही ग्राफ आता है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब ये शुरुआत की वेलोसिटी है, और कम होते होते ये वेलोसिटी इस प्रकार से हुई। सो ये शुरुआत की कंडीशन है u, और ये फाइनल कंडीशन है v। अब देखो, यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये जीरो है, ये निगेटिव वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, शुरुआत में हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पर ये वेलोसिटी कम होते गई। वेलोसिटी कम होते गई मतलब एसिलरेशन निगेटिव रहेगा। सो एसिलरेशन निगेटिव रहेगा। ठीक है, एसिलरेशन निगेटिव है। बट देखो, अभी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो ऑब्जेक्ट शुरुआत में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, यहां जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यहां जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट शुरुआत में ऐसे ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई। अब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी निगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होकर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। एसिलरेशन की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, एसिलरेशन की वैल्यू वही की वही है। सो इनिशियली अप टू टाइम t1 वेलोसिटी पॉजिटिव थी, देन वेलोसिटी निगेटिव हो गई। ठीक है। मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पहले राइट साइड में जा रहा था, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, रुक गया, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एसिलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, क्योंकि एसिलरेशन कंटिन्यूअसली निगेटिव है। क्यों? वेलोसिटी की वैल्यू कम 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 ही होते जा रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है। अब देखो, ये पूरे केस में एसिलरेशन कांस्टेंट है। सो ये दोनों भी ग्राफ यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के ग्राफ है। ठीक है। और अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन सी? सो देखो, स्लोप ऑफ, या स्लोप की जगह आप एरिया अंडर द कर्व वाला पार्ट ध्यान में रखो। एरिया अंडर द कर्व, इस ग्राफ पर का एरिया, एरिया अंडर द कर्व ऑन वीटी डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम या ग्राफ इंडिकेट्स या गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। क्या देने वाला है ये? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व ऑन वीटी डायग्राम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या? रहेगा ध्यान में। कौन सा एरिया रहेगा? ये वाला। ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। ये भी एरिया। शुरुआत में राइट में गया तो कहाँ तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ये पॉजिटिव आएगी, फिर लेफ्ट में आ रहा है तो ये निगेटिव आएगी।
टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी दोनों की एडिशन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इस प्रकार से एरिया अंडर द कर्व ऑन VT डायग्राम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। पक्का?